एक ऐसा टेस्ट जो हर रेक्टल कैंसर के मरीज के लिए कंपलसरी है, एमआरआई स्कैन। चलिए डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एमआरआई स्कैन इन रेक्टल कैंसर पेशेंट्स। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और उसकी सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एमआरआई स्कैन और रेक्टल कैंसर में एमआरआई स्कैन के क्रूशियल और क्रिटिकल रोल के बारे में। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो हर रेक्टल कैंसर के पेशेंट को कंपलसरी करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे कि हम सर्जरी की प्लानिंग में, ट्रीटमेंट की प्लानिंग में बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजन की हम इस पे बेसिस पे कर सकते हैं। अब जब रेक्टल कैंसर की बात करते हैं तो यूजुअली डायग्नोसिस रेक्टल कैंसर का जो होता है वो कोलोनोस्कोपी और उसके बाद बायोप्सी लेते हैं, इसके ऊपर डायग्नोसिस होता है। कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी लेने के बाद में एडिनोकार्सिनोमा करके जब रिपोर्ट आती है तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वी आर डीलिंग विद अ रेक्टल कैंसर केस। इसके बारे में कई बार सीटी स्कैन किया जाता है, पेट स्कैन किया जाता है, जो हमें ये बताता है कि ट्यूमर कहीं दूसरे एरिया में फैला तो नहीं है, ये स्टेज 4 यानी कि मेटास्टेसिस तो नहीं कर गया है कहीं। बट साथ के साथ कई बार हम पेशेंट का एमआरआई स्कैन भी एडवाइस करते हैं। तो एमआरआई स्कैन जो होता है वो सीटी स्कैन की तरह ही एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें लगभग आधा से पौना घंटा टाइम लगता है। इसमें पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, ये सिर्फ पेशेंट को उस मशीन में लेटना है और अलग अलग एंगल से वो मशीन उस एरिया की प्रॉपर हाई क्वालिटी इमेजेस या फोटोग्राफ्स क्लिक करता है और इन फोटोग्राफ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम ट्रीटमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें होती है जो एमआरआई स्कैन में हम देख सकते हैं? सबसे पहले हम इसका स्टेजिंग किस प्रकार से करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब रेक्टल कैंसर की जो स्टेज है वो 3 पार्ट्स में हम स्टेजिंग करते हैं। नंबर 1 होती है टी स्टेज, यानी कि ये ट्यूमर या रेक्टम का जो कैंसर है वो रेक्टम की वॉल में कितना डीप घुस चुका है, इसके ऊपर हम T1 to T4 ये ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं और एमआरआई हमें बहुत एक्यूरेटली ये बता सकता है कि ये टी स्टेजिंग कहां तक पहुंची है, ये ट्यूमर कितना अंदर तक फैल चुका है या घुस चुका है रेक्टम के अंदर। दूसरी बात यह होती है कि नोड्स जो एन स्टेजिंग होते हैं, रेक्टम के सराउंडिंग जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उसकी साइज कितनी है, क्या इसमें से कुछ लिम्फ नोड्स सस्पिशियस लग रहे हैं, उसका साइज अगर बढ़ गया है या उसका अपीयरेंस चेंज हो गया है तो ये नोड्स पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी कि इसमें कैंसर का माइक्रोस्कोपिक फोकाई यानी कि स्प्रेड हो सकता है। थर्ड थिंग होता है मेटास्टेसिस, यानी कि रेक्टम के अलावा कहीं पे ये फैल गए हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ये भी चीजें होती है जो सर्जिकल डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करती है, जैसे कि रेक्टम का कैंसर ये नीचे वाले एनल मसल्स यानी कि स्फिंक्टर मसल जो एनस का कंट्रोल करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्या ये उस एरिया के बहुत नजदीक तक पहुंच गया है और अगर उससे दूर है तो कितना डिस्टेंस है, इन स्फिंक्टर्स के बीच में जो जगह होती है वो फ्री है या वो भी ट्यूमर की वजह से इन्वॉल्व हो गई है, ये चीज हमें पता चलती है। इससे आगे का डिसीजन बहुत क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को परमानेंट कोलोस्टोमी की जरूरत पड़ने वाली है या टेम्पररी आइलियोस्टोमी या बिना किसी स्टोमा के हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ के साथ पेल्विस के जो रेक्टम के सराउंडिंग जो पेल्विस होता है उसके जो वॉल्स है उस वॉल्स से ये कितना दूर है, यानी कि जो लैटरल मार्जिन है वो कितनी फ्री रहने वाली है, क्या ये ट्यूबर वहां पर चिपका हुआ है, इसे हम लिवेटर मसल्स के नाम से भी जाते हैं। तो लिवेटर मसल से अगर ये ट्यूबर चिपका हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा अलग रहता है। CRM नाम का एक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, बट ये बेसिकली ये बताता है कि जो हमारी सर्जिकल बाउंड्री है क्या कैंसर इसके अंदर सीमित है या इसके बाहर चला गया, और अगर CRM अगर इन्वॉल्व होता है यानी कि ट्यूमर जो है वो हमारी सर्जिकल बाउंड्री के आगे तक चला गया तो डेफिनेटली हम इसकी डायरेक्ट सर्जरी का विचार नहीं करते हैं, हम इसको रेडिएशन या कीमोथेरेपी देकर श्रिंक करने के लिए ट्राई करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमें समझ में आती है कि रेक्टम के सराउंडिंग
ब्लड वेसल्स में क्या ये ट्यूमर पहुंच गया है, जिससे कि उसके स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इससे हम एज ए डॉक्टर, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो नंबर वन, तो यूजुअली अराउंड 2 या 3 सिनेरियोज है जो सारे पेशेंट्स इन 2 या 3 सिनेरियोज में पहुंच जाते हैं। वन इज एन अर्ली ट्यूमर, जिसमें कि कोई लिम्फ नोड स्प्रेड भी नहीं है, ट्यूमर रेक्टम के अंदर बहुत ज्यादा घुसा हुआ भी नहीं है, और ये एमआरआई हमें क्लियरली बता रहा है कि इट्स एन अर्ली काइंड ऑफ अ डिसीज। तो हम डायरेक्टली ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मेनी टाइम्स इसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी आगे जाकर जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड सिचुएशन ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सम हाई रिस्क फैक्टर्स हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपरली डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि ट्यूमर बल्की है, पूरा का पूरा पेल्विस को ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर एनस यानी कि स्फिंक्टर मसल के ये नजदीक तक चला गया है, तो कैंसर फ्री मार्जिन हमें नहीं मिल रहा है मसल और इसके बीच में। देन लिम्फ नोड्स जो है सराउंडिंग वो एनलार्ज हो गए हैं, तो इन पेशेंट्स में हम रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी देकर इस ट्यूमर को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में हम सर्जरी करेंगे। और थर्ड सिचुएशन ये होती है कि ट्यूमर जो है वो बिल्कुल ज्यादा तरह से फैला है, आगे और पीछे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं पेल्विस में उन सबको उसने जकड़ लिया। तो ऐसे पेशेंट्स में हम यूजुअली सर्जरी का प्लान नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द सर्जरी फॉर दोस पेशेंट्स। तो अगर किसी पेशेंट की फ्यूटाइल सर्जरी होने वाली है जिसमें कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो हम ऐसी सर्जरीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो कई बार पेशेंट्स बाहर से जब आते हैं हमारे पास, खास करके दूर से जब कोई पेशेंट आता है, यहाँ एमआरआई की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो सीटी स्कैन कराते रहते हैं। और जब मैं उनको फिर से एमआरआई करने की सलाह देता हूँ, तो एक जाहिर सी बात है, कॉमन सवाल आता है कि जब सीटी स्कैन किया है तो एमआरआई क्यों फिर से? तो एमआरआई हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएगा, सीटी स्कैन से उतना इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते हैं, क्लियर प्लान नहीं बना सकते। तो ये पेशेंट का बेनिफिट के लिए हम एमआरआई स्कैन बोलते हैं, और सीटी स्कैन कभी कभी ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता है। तो कई बार हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट 2 बार एमआरआई भी करवाते हैं। पहले रेडिएशन देने से सबसे पहले एक बार एमआरआई करवाते हैं, उसके बाद में हम रेडिएशन के बाद कितना रिस्पॉन्स आया है ये भी सारी चीजें इस चीज में देख सकते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ रीअसेसिंग, इसको हम रीस्टेजिंग बोलते हैं, कि पहली बार जब हमने किया तो इतना बड़ा ट्यूमर था लिम्फ नोड से, हमने रेडिएशन लिया, रेडिएशन के बाद में ये ट्यूमर श्रिंक हो गया, और ये चीज हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं प्री और पोस्ट रेडिएशन एमआरआई। तो basically MRI gives us a roadmap for treatment decision planning. It gives us a roadmap for surgical planning कि सर्जरी कैसे करनी चाहिए, क्या रोबोटिक सर्जरी हमको इसमें यूज करनी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें यूज करनी है। तो ये सारी चीजें हमें एमआरआई से बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। अगर किसी पेशेंट को, अब हम ये भी देखेंगे कि किसमें एमआरआई नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है कि जिसका ट्यूमर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, सर्जरी की इमीडिएटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत एमआरआई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो चीज हमें दिखने वाली है उससे आगे ट्यूमर ऑलरेडी चला गया। तो जैसे कि लिवर में किसी को अगर मेटास्टेसिस है, तो एमआरआई उस केस में हमें प्लानिंग में हेल्प नहीं करता है। तो इन पेशेंट्स में एमआरआई हम एडवाइस भी नहीं करते। अगर आपको रेक्टल कैंसर के बारे में कोई भी डाउट है, आपको कोई सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। रेक्टल कैंसर के ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल एंड गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपकी या आपके किसी नजदीकी दोस्त की, रिश्तेदार की लाइफ सेव हो सकती है। थैंक यू।